Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and my channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Loya Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of genetics, I will deliver my talk on multiple allele. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मल्टीपल एलील या बहु युग्म विकल्पी क्या होते हैं उस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक मल्टीपल एलील. अब क्वेश्चन है कि मल्टीपल एलील क्या होते हैं. हाँ, इसकी सिंपल डेफिनेशन इस तरह हो सकती है: ए ग्रुप ऑफ 3, 4 or more alleles which are originated from a normal gene by mutation and which are present on the same locus on the homologous chromosome, such sets of alleles are called as multiple allele. यानी दो से अधिक, जब कोई लक्षण दो से अधिक एलील्स के द्वारा नियंत्रित होता है तो इनको नियंत्रित करने वाले एलील बहु युग्म विकल्पी मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं. और इस तरह के जो लक्षण होते हैं, ये परिघटना जो है ये मल्टीपल एलिलिज्म के नाम से जानी जाती है. जनरली अपन देखते हैं कि किसी भी लक्षण के दो एलील होते हैं. जैसे मान लीजिए लंबाई का लक्षण है, सपोज टॉलनेस का, लंबाई को नियंत्रित करने वाले दो एलील है, कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट प्रकार का है और स्मॉल टी जो कि रिसेसिव प्रकार का है. अब यही लक्षण जब दो से अधिक एलील्स के द्वारा नियंत्रित हो तो यह परिघटना मल्टीपल एलील के नाम से जानी जाती है. अब इसमें नए जो एलील बनते हैं उनकी उत्पत्ति म्यूटेशंस के द्वारा होती है. अब ये म्यूटेशन डोमिनेंट प्रकार का भी हो सकता है, रिसेसिव प्रकार का भी हो सकता है. यदि डोमिनेंट म्यूटेशंस होगा तो डोमिनेंट एलील की फॉर्मेशन होगी, रिसेसिव म्यूटेशन होगा तो रिसेसिव एलील की उत्पत्ति होगी. लेकिन प्रकृति में 99% म्यूटेशन जो होते हैं वो रिसेसिव प्रकार के ही होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील. मल्टीपल एलील की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं. मल्टीपल एलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस. मल्टीपल एलील क्रोमोसोम में एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं. चाहे कितने एलील बन जाए, उस लक्षण को नियंत्रित करने वाले 5 एलील बन जाए, 10 एलील बन जाए, वो सारे एलील एक ही लोकस के ऊपर उपस्थित होंगे. देयर इज नो एनी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दीज एलील्स. इन एलील के बीच में कोई जीन विनिमय नहीं होता है. देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. दे ऑलवेज अफेक्ट ए सिंगल टाइप ऑफ ट्रेट्स. ये हमेशा एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं, एक ही लक्षण को हमेशा नियंत्रित करते हैं. नॉर्मल और वाइड एलील्स आर ऑलवेज डोमिनेंट. सामान्य प्रकार के या जंगली प्रकार के जो एलील होते हैं ये हमेशा प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट प्रकार के होते हैं. लेकिन अन्य जो एलील बनते हैं, अन्य एलील डोमिनेंट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव प्रकार के भी हो सकते हैं. ऑल मल्टीपल एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बेस लेटर. जितने भी मल्टीपल एलील है उनको एक अक्षर के द्वारा, एक इंग्लिश के अक्षर के द्वारा इनको निरूपित किया जाता है. डोमिनेंट एलील होंगे तो उनको कैपिटल लेटर्स में जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिसेसिव प्रकार के एलील्स होंगे तो उनको लोअर केस या चौथी एबीसीडी के जो अक्षर है उसके अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे. अब अपने को ये पता लग जाए कि कोई लक्षण कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है तो उसके आधार पर कई सामान्य जो लक्षण है उनको अपन प्रेक्षित कर सकते हैं. जैसे नंबर ऑफ जीनोटाइप. अब कोई लक्षण कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल्स होंगे. इसलिए फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2. यहां पर n जो है ये नंबर ऑफ एलील की संख्या है. सपोज कोई लक्षण दो एलील से कंट्रोल हो रहा है, मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो एलील है सपोज. अब लक्षण दो एलील से कंट्रोल हो रहा है तो इस फॉर्मूले आप ये संख्या भर दो, यानी 2 ब्रैकेट 2+1
अपॉन 2, यानी 2 × 3/2, 6/2 बराबर 3। अब इसमें 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। कौन कौन से हो सकते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ, इसी तरह जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप 3 एलील के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें एक तो आई ए, एक आई बी, और तीसरा I0 या स्मॉल आई। अब ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल हो रहा है, तो 3 की संख्या इसमें आप भर के देखो, 3 + 1/2, 3 × 4/2, 12/2 बराबर 6। यानी ब्लड ग्रुप के टोटल 6 जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? IA ये होमोजाइगस है, IA I0 ये हेटेरोजाइगस है, IB ये होमोजाइगस है, IB I0 ये हेटेरोजाइगस है, IA IB, अब इसमें दोनों एलील डोमिनेंट है और दोनों ही अपना लक्षण प्रकट करेंगे, तो कोडोमिनेंस की परिघटना यहां पर पाई जाएगी, और I0 इस तरह ब्लड ग्रुप के टोटल 6 जीनोटाइप है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे इसका पता अपन लगा सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन है इसमें, नंबर ऑफ होमोजाइगस बराबर नंबर ऑफ एलील। कोई लक्षण जितने एलील से कंट्रोल होगा उतने ही उसमें समयुग्मजी बनेंगे, उतने ही होमोजाइगस इसमें पॉसिबल है। यहां पर फिर मैं ब्लड ग्रुप का एग्जांपल जैसे डिस्कस कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप जैसे 3 एलील से कंट्रोल हो रहा है, IA IB और I0। अब इसमें 3 होमोजाइगस पॉसिबल है। कौन कौन से? IA ए ब्लड ग्रुप के लिए, IB बी ब्लड ग्रुप के लिए, I0 ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो जितने एलील होंगे उतने होमोजाइगस बनेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। तीसरा कंक्लूजन है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, यानी इसमें विषम युग्मजी कितने बनेंगे। इसलिए फॉर्मूला है n-(n-1/2). यहां पर फिर ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल, ब्लड ग्रुप के 3 एलील है, तो 3 × 3-1/2, यानी 3 दूनी 6, 6/2 बराबर 3। अब ब्लड ग्रुप में 3 जो कॉम्बिनेशन है वो हेटेरोजाइगस है। कौन कौन सी? IA I0, IB I0 और IA IB। अब IA IB हेटेरोजाइगस है, लेकिन एलील इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, तो यहां पर कोडोमिनेंस की जो परिघटना है वो देखने को मिलेगी। हाँ, इसके अलावा नंबर ऑफ फिनोटाइप इज जनरली इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। सामान्यतः कोई लक्षण जितने एलील से कंट्रोल हो रहा है उतने ही उसमें फिनोटाइप्स बनेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं कि इन एलील्स के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होने चाहिए। अब हिसाब से ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप में 3 एलील कंट्रोल कर रहे हैं, तो हिसाब से 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप होने चाहिए, लेकिन एबीओ सिस्टम में अपन देखते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप जो बन रहा है ये एलील के इंटरेक्शंस के कारण बन रहा है, क्योंकि आई ए एलील है वो भी डोमिनेंट है, आई बी एलील वो भी डोमिनेंट है, तो यहां पर आई ए आई बी ये कोडोमिनेंस की परिघटना है, और दोनों एलील अपने अपने प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में जाके स्थापित हो जाते हैं और एक नया ब्लड ग्रुप बन जाता है IA IB। तो ये कुछ कंक्लूजन है इस मल्टीपल एलील के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हालांकि आपके कोर्स में तो जैसे एबीओ सिस्टम दे रखा है और आरएस सिस्टम दे रखा है आपके अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में, लेकिन एमएससी में रेबिट का जैसे स्किन का जो कलर है कॉट कलर, ड्रोसोफिला में जैसे पंखों की जो आकृति है, एबीओ सिस्टम, आरएस सिस्टम, एमएन सिस्टम, और इसके अलावा और भी ब्लड ग्रुप है, तो इन सभी पे मैं थोड़ा मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला एग्जांपल है जैसे कॉट कलर इन रेबिट, यानी रेबिट की स्किन का कलर, रेबिट के फर का जो कलर है। इन रेबिट कॉट कलर इज डिटरमाइंड बाय 4 एलील्स। रेबिट में जो स्किन का जो कलर है ये 4 एलील्स के द्वारा कंट्रोल होता है। एक तो इसके अंदर है कैपिटल सी, दूसरा है स्मॉल सी, अपर केस में CSD,
तीसरा एलील है स्मॉल सी, अपर केस में स्मॉल एच, और चौथा एलील है स्मॉल सी। अब इसमें आप देख रहे हो ये जो एलील है कैपिटल सी ये डोमिनेंट है, और बाकी के जो तीन एलील है ये रिसेसिव प्रकार के हैं, लेकिन इनकी डोमिनेंसी इसी क्रम में घटती है। यानी कैपिटल सी इन तीनों एलील्स पे डोमिनेंट है, ये सी एस डी जो एलील है ये इन दो पे डोमिनेंट है, सी एच जो एलील है ये स्मॉल सी पे डोमिनेंट है। यानी इस चारों एलील में कैपिटल सी सबसे ज्यादा प्रभावी है और स्मॉल सी जो होता है ये सबसे कम प्रभावी है। और एलील के लिए एक इंटरेस्टिंग बात और है, क्रोमोसोम में जो अपर पोजीशन में जो एलील होंगे वो नीचे वाले एलील्स के ऊपर हमेशा डोमिनेट होंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड में क्रोमोसोम पे जो एलील होंगे वो राइट साइड के क्रोमोसोम के एलील पे डोमिनेट होंगे। तो इसमें टॉप टू बॉटम चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ये एक जनरल अवधारणा है, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं। अब रैबिट में स्किन का जो कलर है वो चार प्रकार का हो सकता है। डार्क ग्रे हो सकता है जो कि जंगली खरगोश के अंदर देखने को मिलता है, चिंचिला कलर हो सकता है, पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, इसको हिमालयन कलर भी बोलते हैं बर्फ के जैसा, और एल्बिनो यानी रंजकहीन, इसमें एकदम सफेद जैसे बाल होंगे। जो चार तरह के कलर के जो रैबिट है वो अपने को देखने को मिलता है। अब डार्क कलर जो है, डार्क ग्रे जो कलर है, इसके लिए ये चार जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी 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 एस डी, कैपिटल सी 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 एच, और कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह चिंचिला, इसके लिए आ, ये तीन तीन जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं इसमें, सी सी एस डी सी सी एस डी, सी सी एस डी सी एच, और सी सी एस डी स्मॉल सी। इसी तरह ये जो हिमालयन जो है इसके लिए दो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, सी एच और सी एच स्मॉल सी, और एल्बिनो के लिए केवल एक ही जीनोटाइप पॉसिबल होगा, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब पहले वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए थे है उसमें जैसे टोटल जीनोटाइप कितने बनेंगे, तो इसी को कंट्रोल करने वाले चार एलील है, तो उसमें चार ब्रैकेट 4+1/2 यानी 520/2 बराबर 10, तो कुल 10 जीनोटाइप इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। वो कौन से होंगे? इस डार्क ग्रे के लिए 4 जीनोटाइप, इसके लिए 3 जीनोटाइप, इसके लिए 2 जीनोटाइप, और इसके लिए 1 जीनोटाइप। 4 एलील है तो 4 इसके अंदर फिनोटाइप होंगे। अब यहां पर इन एलील के बीच में कोई इंट्रैक्शंस नहीं है। अब इन एलील में यदि इंट्रैक्शन होता तो रैबिट की स्किन में एक और नई वैरायटी का कलर है वो डेवलप हो सकता था। और इसमें हेट्रोजाइगस जो बनेंगे, कितने हेट्रोजाइगस बनेंगे, उसके लिए फॉर्मूला वही है, 4 ब्रैकेट 4-1/2 यानी 4×3=12 बराबर 6। तो इसके अंदर टोटल 10 जीनोटाइप है, 10 में 4 होमोजाइगस हो गए और बाकी के जो 10 है वो हेट्रोजाइगस हो गए। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और जनरली एग्जाम में इसमें छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसमें नोच विंग इन ड्रोसोफिला। इसमें ये हेडिंग में थोड़ी मिस्टेक है, नोच विंग इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला में पंखों की जो आकृति है इसके लिए 5 एलील हैं, वीजी पॉजिटिव, वीजी एन आई, वीजी एन ओ, वीजी एस टी, और स्मॉल वीजी। अब इसमें वीजी पॉजिटिव जो है ये इन चारों पे डोमिनेट है, वीजी एन आई इन 3 पे डोमिनेट है, वीजी एन ओ इन 2 पे डोमिनेट है, वीजी एस टी इस वीजी पे डोमिनेट है। अब वीजी पॉजिटिव है ये सामान्य पंख को रिप्रेजेंट करता है, वीजी एन आई ये निक विंग को प्रेजेंट करता है, वीजी एन ओ ये नॉच विंग को प्रकट करता है, वीजी एस टी ये स्टेप विंग को प्रकट करता है, और वीजी ये वेस्टिजियल विंग को प्रकट करता है। अब उस फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखें टोटल कितने जीनोटाइप इसमें बनेंगे, तो n ब्रैकेट n+1/2 यानी 5 ब्रैकेट 5+1/2, तो इसके अंदर 6×5=30/2 यानी टोटल 15 जीनोटाइप इसके अंदर पॉसिबल होंगे। और फिनोटाइप कितने होंगे? जितने एलील है। अब 5 एलील है तो इसमें 5 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल है। 5 फिनोटाइप कौन से होंगे? सामान्य पंखों वाली ड्रोसोफिला,
निक विंग वाली ड्रोसोफिला, खांचदार पंख वाली ड्रोसोफिला, और सीधे पंखों वाली ड्रोसोफिला, और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला। अब टोटल 15 जीनोटाइप में 5 जीनोटाइप होमोजाइगस बनेंगे और 10 जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस प्रकार के बनेंगे। तो ड्रोसोफिला के अंदर पंखों की जो आकृति है ये भी एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। अब ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। और ब्लड ग्रुप के जो एलील हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो आई ए, आई बी, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, और तीसरा जो एलील है वो स्मॉल आई या आई जीरो के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि रिसेसिव प्रकार का है। अब इसकी एक डिटेल टेबल जैसे आगे वाले स्लाइड में जैसे दी गई है, ये पूरा एक चार्ट है इसमें। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी में ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी में कोई भी एंटीजन्स नहीं होता है। इसी तरह ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज पाई जाएगी, बी ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाई जाती है। ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, आई ए और आई जीरो। बी ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, आई बी और आई जीरो। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए एक ही जीनोटाइप होगा, आई बी। ओ ब्लड ग्रुप के लिए एक जीनोटाइप होगा, आई जीरो। अब इन जीनोटाइप में आप देख रहे हो उस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल 6 जीनोटाइप यहां पर बन रहे हैं। 6 कौन से हो गए? 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, एक ये 5 और एक ये 6। अब इन 6 में 3 होमोजाइगस है, आई बी और आई जीरो। 3 इसमें हेटेरोजाइगस है, आई जीरो, आई जीरो, आई बी। अब जनरली फिनोटाइप की संख्या एलील की संख्या के बराबर होती है। अब ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल हो रहा है तो हिसाब से 3 ब्लड ग्रुप ही यहां पर होने चाहिए, लेकिन यहां पर आई ए और आई बी, अब ये दोनों एलील ही डोमिनेंट है। दोनों एलील डोमिनेंट है तो दोनों एलील अपना ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी प्लाज्मा झिल्ली में जाके स्थापित हो जाते हैं। अब दोनों एलील के बीच में कोडोमिनेंस की परिघटना पाई जाती है, इसलिए ये नया ब्लड ग्रुप आई बी इसके अंदर जैसे डेवलप हो जाता है। तो एलील 3 होते हुए भी यहां पर फिनोटाइप की संख्या 4 है। ए ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है ये अपना ब्लड डोनेट ए को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, बी वाले बी को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, ए बी वाले ए बी को कर सकते हैं, ओ वाले ए को कर सकते हैं, बी को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, ओ को कर सकते हैं। अब यहां पर देख रहे हो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्तियों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर का नाम दिया है। इसी तरह ए ब्लड ग्रुप जो है ये ए से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ओ से रिसीव कर सकते हैं, बी वाले बी से रिसीव कर सकते हैं, ओ से कर सकते हैं, ए बी वाले ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं, और ओ वाले केवल ओ से ही ले सकते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्तियों से ब्लड को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट का नाम दिया है। तो इन 4 ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है यह सार्वत्रिक ग्राही है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है यह यूनिवर्सल डोनर है या सार्वत्रिक दाता है। तो ये एक कंक्लूजिव टेबल है एबीओ सिस्टम के बारे में। सेकेंड है इसमें आर एस सिस्टम, रिसर्च सिस्टम। आर शब्द जो है ये रिसर्च मंकी से लिया है, क्योंकि रिसर्च मंकी में भी ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है और मनुष्य में भी ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन की जो ओरिजिन है वो अल्टीमेटली प्राइमेट से ही हुई है। अब
इस ब्लड ग्रुप के लिए दो सिद्धांत हैं, एक तो वीनर थ्योरी है, एक फिशर एंड रेस थ्योरी है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरह का है। अब आरएच सिस्टम जो है ये वैसे डिटेल में देखें तो इसमें टोटल 8 वैरायटी बनती है इस ब्लड ग्रुप की, जिसमें 4 डोमिनेंट है और 4 ये रिसेसिव है। 4 डोमिनेंट में कौन सी है? RS1, RS2, RS0, RSZ। रिसेसिव में स्मॉल r स्मॉल h, स्मॉल r स्मॉल s डैश, स्मॉल RH डबल डैश, ये इसमें मिसप्रिंट है, और RHY। अब इनको वीनर थ्योरी के अनुसार इनको नियंत्रित करने वाले जो एलिल्स हैं जिसमें R1 है, R2 है, R0 है, RSZ है, स्मॉल r डैश, स्मॉल r डबल डैश और RY। फिशर सिस्टम में ये कॉम्बिनेशन बताया, कैपिटल C कैपिटल D स्मॉल ई, स्मॉल c कैपिटल D कैपिटल ई, स्मॉल c कैपिटल D स्मॉल ई, कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल ई, स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल ई। तो ये टोटल 8 इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है। अब इसमें RS1 जो ब्लड ग्रुप है ये 41% मनुष्यों में पाया जाता है। RS2 ब्लड ग्रुप जो है ये 14% मनुष्यों में पाया जाता है। RS0 ये 3% मनुष्यों में पाया जाता है। RSZ ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम संख्या में ये मनुष्यों में पाया जाता है। स्मॉल RH ये 39% व्यक्तियों में देखने को मिलेगा। स्मॉल RS डैश ये 1% पीपुल्स में पाया जाता है। स्मॉल r स्मॉल s डबल डैश ये भी 1% पीपुल्स में पाया जाता है। और स्मॉल RSY ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम है। अब RH सिस्टम जो होता है इसका ह्यूमन मैरिज के अंदर बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हस्बैंड यदि RS पॉजिटिव हो, उसकी वाइफ यदि RS पॉजिटिव हो, तो इस तरह की मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड यदि RS नेगेटिव हो, वाइफ यदि RS पॉजिटिव हो, इस तरह मैरिज में भी कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड यदि RS पॉजिटिव हो, वाइफ भी RS पॉजिटिव हो, इस तरह मैरिज में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हस्बैंड यदि RS पॉजिटिव हो, इसकी वाइफ यदि RS नेगेटिव हो, तो इस तरह की मैरिज में कई बार गर्भपात होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह की जो डिजीज है इसमें मिसकैरेज हो जाता है, और ये जो बीमारी है इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल इसके वैक्सीन है वो अवेलेबल है, एंटीबॉडीज के इंजेक्शन है वो अवेलेबल है। इसलिए बाई चांस मान लिया हस्बैंड RS पॉजिटिव है, वाइफ RS नेगेटिव है, तो कोई इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के दौरान इसमें एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगते हैं और प्लेसेंटा जो होता है वो मेंटेन रहता है। हाँ, एक है इसमें एमएन सिस्टम। एमएन सिस्टम की खोज लैंडस्टीनर और लेविन ने की थी, और एमएन सिस्टम के आधार पर मनुष्यों में ये 3 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, एम ब्लड ग्रुप, एन ब्लड ग्रुप और एमएन ब्लड ग्रुप है। एम का जो जीनोटाइप है कैपिटल एम कैपिटल एम, एन ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैपिटल एन कैपिटल एन, एमएल ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैपिटल एन कैपिटल एन। अब एम ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होंगे इसमें एंटीजन एम होगा, एन ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होंगे इसमें एंटीजन एन होगा, और एमएन ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं इसमें एंटीजन एम और एन दोनों ही पाए जाते हैं। अब इनके ब्लड में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, लेकिन एम ब्लड ग्रुप जो होता है ये एंटी एम से रिएक्शन कर सकता है, एन ब्लड ग्रुप एंटी एम से रिएक्शन नहीं करता है, एमएन ब्लड ग्रुप एंटी एम के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह एम ब्लड ग्रुप एंटी एन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एंटीजन एन एंटीबॉडी एन के साथ रिएक्शन कर सकता है, और एमएन ब्लड ग्रुप ये भी एंटी एन के साथ ये रिएक्शन दर्शाता है। और इस ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबिलिटीज है ये जैसे अमेरिका के जैसे डाटा दिखाए हैं इसमें, तो अमेरिका में एम ब्लड ग्रुप की जो व्यक्ति है ये 26% है। इसी तरह यूएस में एन ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति है ये 21% है, और एमएन ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति हैं ये 53% है। तो ये 3 पॉपुलर जो सिस्टम है, एबीओ सिस्टम हो गया, आरएस सिस्टम हो गया, एमएन सिस्टम हो गया। इसके अलावा मनुष्यों में लगभग 86 प्रकार के ब्लड ग्रुप और पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप में काफ़ी डिटेल रिसर्च हो चुकी है। इसमें
कुछ जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मैं नाम आपको बताऊंगा, जैसे डफी ब्लड ग्रुप है, डीगो है, केल है, लूथर्न है, एक्सजी है, इसके अलावा और भी है, लेविस ब्लड ग्रुप है। और ये ब्लड ग्रुप, इसमें कुछ ब्लड ग्रुप तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, इनको तो पब्लिक ब्लड ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कबीलों में, पर्टिकुलर समुदाय में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, इनको प्राइवेट ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। और इस मामले में अफ्रीका जो है बहुत ही एक ट्रेजर है। अफ्रीका में क्योंकि आदिवासी बहुत है, आदिवासी क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन की जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुई है, और अफ्रीका से फिर ये अलग अलग कंट्रीज में इनका डाइवर्जन हुआ है। तो अफ्रीका के जो आदिवासी जो समुदाय है, प्राइवेट जो कबीले के लोग हैं, उनके अंदर इस तरह के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और इस दिशा में अभी भी रिसर्च जारी है। और लेकिन ये डिटेल टॉपिक है, ये एमएससी के लेवल का है। मेडिको लीगल एप्लीकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम की मेडिकल साइंस में लीगल एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? एक तो पेरेंटल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको सॉल्व करने में ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। अब सपोज मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो जाती है, बच्चे चोरी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई फैमिली में लड़कों की डिमांड रहती है कि लड़का होना चाहिए वंश वृद्धि के लिए। अब मान लो कोई कपल है, सपोज मान लो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप भी ए बी है। अब इस कपल में जो बच्चे होंगे ओ ब्लड ग्रुप के कभी भी नहीं होंगे। इनके बच्चे ए ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं, ए बी के हो सकते हैं, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के नहीं होंगे। अब सपोज इस दंपति के कोई बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई और बच्चों की माली अदला बदली होगी सपोज, और इस दंपति के जो बच्चा माली एक्सचेंज के बाद में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप माली ओ है, तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि ये बच्चा इनका नहीं है। तो कई बार जो पैतृक विवाद जो होते हैं, पेरेंटल डिस्प्यूट होते हैं, उनका सॉल्यूशन इस ब्लड ग्रुप की सहायता से किया जा सकता है। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा ब्लड को जैसे डोनेट किया जाता है, और ये जो ब्लड होता है ये मेडिकल साइंस में, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े ऑपरेशंस में इनकी जैसे रिक्वायरमेंट रहती है। हेल्पफुल इन मैरिज रिलेशन एंड एंगेजमेंट क्राइटेरिया। अब ब्लड मैरिज के लिए आरएस सिस्टम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एबीओ सिस्टम तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आरएस सिस्टम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ तक हो सके आरएस पॉजिटिव हस्बैंड नहीं होना चाहिए और आरएस नेगेटिव पत्नी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का यदि कॉम्बिनेशन है तो इस तरह की शादी को जहाँ तक हो अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी एबीओ सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप ओ है तो उस केस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसको ओ ब्लड ही चाहिए, उसमें ए और बी डोनेट नहीं कर सकते। और ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी व्यक्ति उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, इसके अलग फायदे हैं, और ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर है, इसके अलग सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ एबीओ सिस्टम की ये सिग्निफिकेंस है इसमें। हाँ, अब इसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म की जो परिघटना है वो कैसे उत्पन्न हुई। अब इसके लिए 3 ये थ्योरीज है प्रपोज की गई है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस। ये सिद्धांत कहता है कि मल्टीपल एलिल जो होते हैं ये म्यूटेशंस के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि नए जो एलील बनेंगे वो उत्परिवर्तन से ही बनते हैं। यह उत्परिवर्तन प्रभावी प्रकार का भी हो सकता है, अप्रभावी प्रकार का भी हो सकता है। सेकेंड जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्यूडो एलिलिज्म। ये थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मल्टीपल एलिल्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लॉकर्स एंड रिप्रेजेंट द क्लोज एसोसिएशन विद द क्रोमोसोम, दे शो द पोजिशन इफेक्ट। अब ये सिद्धांत कहता है कि मल्टीपल एलील जितने भी होते हैं वो एक लॉकस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और
इनका क्लोज एसोसिएशन होता है और ये पोजिशन इफेक्ट दर्शाते हैं। पोजिशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर के नजदीक के जो जीन होंगे उनमें हमेशा लिंकेज पाया जाएगा, उनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होता है। और जो जो आप सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलोगे उनमें लिंकेज की परसेंटेज कम होती जाती है और क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। इसलिए जो जीन सेंट्रोमियर से जितनी ज्यादा दूर होंगे उसमें लिंकेज की परसेंटेज उतनी कम होगी, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। और जो जीन सेंट्रोमियर के नजदीक होंगे उनमें लिंकेज की संभावना प्रबल होगी, क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं बहुत मिनिमम होती है। तो ये जो परिघटना है ये पोजीशन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। तीसरा सिद्धांत है इसमें थ्योरी ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हेटेरोक्रोमेटिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल एलिलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार बहुयुग्म विकल्पिता के लिए हेटेरोक्रोमेटिन सिद्धांत है ये उत्तरदायी है। ड्यू टू पोजिशन इफेक्ट दे शो द फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। पोजिशन इफेक्ट के कारण इनके अंदर मल्टीपल एलिलिज्म की जो परिघटना है वो पाई जाती है। तो ये तीन सिद्धांत है, लेकिन इनमें जो मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है वो पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि नए जो एलील बनेंगे वो म्यूटेशन से ही बनते हैं। और मान लीजिए आई ए एलील है, ये आई जीरो में कन्वर्ट हो गया सपोज। अब आई ए डोमिनेट एलील है, आई जीरो रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील जब रिसेसिव एलील में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिसेसिव टाइप का म्यूटेशन है। इसी तरह आई जीरो आई बी में कन्वर्ट हो गया मान लो। अब आई जीरो रिसेसिव एलील है, आई बी डोमिनेंट एलील है। अब आई जीरो का आई बी में यदि रूपांतरण हो गया इट मीन्स ये डोमिनेंट म्यूटेशन है। तो ये जो एलील बनते हैं ये म्यूटेशन से बनते हैं और म्यूटेशन डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। इसलिए उत्परिवर्तन से बनने वाला जो एलील है वो एलील कंप्लीट डोमिनेंट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट प्रकार का भी हो सकता है और कंप्लीट रिसेसिव प्रकार का भी हो सकता है। और जिस तरह के इनकी डोमिनेंसी होगी उसी के अकॉर्डिंग फिनोटाइप जो है वो पॉसिबल होता है। और लास्ट में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। मल्टीपल एलील के द्वारा आनुवंशिकी के बारे में अपने को आइडिया लगती है। वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द नेचर ऑफ ए जीन। जीन की प्रकृति के बारे में अपने को पता लगता है कि जीन की नेचर डोमिनेंट है या रिसेसिव है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है या को डोमिनेंट है। वी कैन रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन अकरिंग इन ए जीन। जिनमें किस दिशा में म्यूटेशन हो रहा है, डोमिनेंट डायरेक्शन में म्यूटेशन हो रहा है या रिसेसिव डायरेक्शन म्यूटेशन हो रहा है, उसका पता अपन लगा सकते हैं। एंड वी कैन रिकॉग्नाइज द हेटेरोक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है उसका पहचान, उसका रिकॉग्निशन मल्टीपल एलील के द्वारा पर कर सकते हैं। तो ये कुछ मल्टीपल एलील्स की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस। और अंत में आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी को थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।